আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं। मेइतेई संगठन अरामबाई तेंगोल के नेता कानन सिंह को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्य में तनाव फैल गया है। राष्ट्रपति शासन के बीच कई जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। मणिपुर में एक बार फिर से नया तनाव फैल गया है। शनिवार शाम से ही हालात तनावपूर्ण होने लगे थे, जिसकी आज रविवार तक पहुंच गई है। सीबीआई ने रविवार को मेइतेई संगठन अरामबाई तेंगोल के नेता कानन सिंह को गिरफ्तार किया। उन पर 2023 में भड़की हिंसा को उकसाने का आरोप है। शनिवार देर रात उनकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही हिंसा भड़क उठी। राजधानी इम्फाल में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। स्थिति को काबू में लाने के लिए मणिपुर प्रशासन ने 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। इसके साथ ही बिष्णुपुर जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जबकि इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थाउबल और काकचिंग जिलों में भी किसी भी प्रकार की सभा या जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मणिपुर पुलिस प्रशासन ने 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है। इस बीच मणिपुर के गृह सचिव और आयुक्त ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थाउबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिलों में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह अंदेशा है कि कुछ तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ भाषण और वीडियो फैलाए जा सकते हैं, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। सरकार ने फिलहाल आगे 5 दिनों तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रखने का फैसला लिया है। अरामबाई तेंगोल के कमांडर समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह हिंसा शुरू हुई। पश्चिम इम्फाल के क्वाकेथेल पुलिस चौकी पर मेइतेई समुदाय के कुछ लोगों ने हमला किया और गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ी। दोनों पक्षों के बीच झड़प में 2 पत्रकारों सहित 3 लोग घायल हो गए। इसके बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी हिंसा फैल गई। कुछ प्रदर्शनकारियों को पेट्रोल डालकर आत्मदाह की धमकी देते हुए भी देखा गया। गौरतलब है कि 3 मई 2023 से मणिपुर में मेइतेई और कुकी जनजातियों के बीच बार बार हिंसा होती रही है, जिसमें अब तक 260 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 50,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन भाजपा फिर से सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि अब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इन सब के बीच मणिपुर एक बार फिर हिंसा और उथल-पुथल की चपेट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि जीबी अस्पताल को एम्स की तर्ज पर विकसित करने के लिए एम्स के निदेशक का ध्यान आकर्षित किया गया है। ये बात उन्होंने रविवार को चाय श्रमिकों को पट्टा वितरण कार्यक्रम के दौरान कही। राज्य में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए जीबी अस्पताल को एम्स के अनुरूप उन्नत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस संबंध में राज्य के दौरे पर आए एम्स के निदेशक को अवगत कराया गया है। ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने चाय श्रमिकों को पट्टा वितरण कार्यक्रम के मंच से कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में शीघ्र ही 100 बिस्तरों वाला एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये की राशि पहले ही की जा चुकी है। এবং স্বাস্থ্যের যদি প্রশ্ন আপনারা করেন, গতকালও আমার কাছে আমি ওখানকার যে এইমস এর যিনি ডাইরেক্টর ছিলেন ওনার সাথে আমি কথা বলেছিলাম। ওনাকে বলেছিলাম আপনারা আসুন এখানে ত্রিপুরাতে, আমাদের এখানে সব আছে, কিন্তু প্রপারলি সেটাকে যাতে ডিসিপ্লিন করা যায়। তো উনি 3-4 জনের টিম নিয়ে গতকাল এসেছেন। গতকাল আমার সাথে কথা বলেছেন এবং গতকাল জিবি হসপিটালে ওনারা গিয়েছেন, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে, এবং আগামীকাল পর্যন্ত ওনারা থাকবেন। আমরা চাইছি যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আমরা যেটা করছি সেটা প্রপারলি যেন হয়, এইমসের মধ্যে যেভাবে করছে এখানে যেন হয় সেইভাবে আমরা কাজ করছি। আজকে আমাদের এখানে সুপার স্পেশালিটি শুরু হয়েছে। আমাদের এখানে যে 400-র মতো এমবিবিএস এর যে সিট আসন সংখ্যা এখানে হয়েছে, ডেন্টাল কলেজ হয়েছে, এখানে বিএসসি নার্সিং কলেজ হয়েছে, ফার্মেসি কলেজ হয়েছে।
সব দিক দিয়ে আমরা কিন্তু এখন স্বয়ংসম্বর বলা যায়। আমরা অনেক কাজ করছি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকে। কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন অলরেডি আমরা এবারের যে বাজেটে আমরা বলেছি 100 সিটের একটা টার্সারি সেন্টার মানে আই হসপিটাল আমরা করব। আইএলএস উঠার আগে বাঁ দিকের যে জায়গাটা আছে সেখানে আমরা একদম অত্যাধুনিক একটা আই হসপিটাল আমরা এখানে করব। এর জন্য প্রায় অলরেডি 5 কোটি টাকা আমরা বরাদ্দ করেছি। আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা চাইছি যে ত্রিপুরার মানুষ বাড়িঘর বিক্রি না করে যেন বাইরে না যায়, সেই ব্যবস্থা আমরা এখানে করছি। चाय बागान श्रमिकों के विकास हेतु राज्य सरकार ने चाय श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है। चाय श्रमिकों में 75% महिलाएं हैं। एक समय था जब त्रिपुरा में चाय उद्योग जर्जर स्थिति में था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए एक विशेष प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यही जानकारी दी। মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আমাদের যশস্বী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি গত 8ই মার্চ 2022 সেটার শুরু করেছিল এবং সেটার মেইন যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে চা বাগান শ্রমিক যারা আছেন তাদের যাতে উন্নয়ন হয় এবং সেই জন্যই আমাদের গত 8ই মার্চ 2022 মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি সেটার এই প্রকল্পটি উনি ঘোষণা করেছিলেন। এখানে দেখা গেছে আমাদের এখানে মহিলারা যারা চা বাগানের সাথে যুক্ত মহিলারা প্রায় 75%। এবং আমরা জানি চা শিল্পের এখানে চেয়ারম্যান এখানে আছেন চা শিল্পের, উনি জানেন যে আমরা কিভাবে চেষ্টা করছি। রুগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল চা শিল্পগুলো সারা ত্রিপুরাতে। আমাদের সরকার 2018 আগে এমন একটা অবস্থা ছিল। আমরা বললাম যে না, এই চা শিল্পগুলোকে আমাদের পুনরুদ্ধার করতে হবে। এখনো আমরা যে ভাবছি যে আরো যেসব জায়গায় পৌঁছানো দরকার এখনো বাকি আছে সেইখানে আমাদের পৌঁছানো দরকার। কিন্তু তার আগে যদি আমাদের চা শ্রমিকদের যদি আমরা তাদের, কারণ আমাদের চা শ্রমিকরা হচ্ছে আমাদের এই চা যে ক্ষেত্র সেই শিল্পের সাথে তারাই হচ্ছে আমাদের মেরুদণ্ড। তো মেরুদণ্ড যদি शक्तिहीन है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्तमान में राज्य में कुल 12,839 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 52 चाय बागान हैं। इनमें से 5 बागान सरकारी, 11 सहकारी और शेष प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जहां 2017 से 18 में राज्य में कुल चाय उत्पादन 1.72 लाख किलोग्राम था, वहीं 2024 से 2025 में यह आंकड़ा 7 लाख किलोग्राम को पार कर गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने चाय श्रमिक कल्याण योजना के तहत तूफानिया लुंगा चाय बागान में 86 लोगों को भूमि के पट्टे वितरित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य में विदेशी नागरिकों विशेष रूप से बांग्लादेशियों की पहचान कर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाए। ये मांग सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल आईपीएफटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की है। आईपीएफटी ने राज्य सरकार पर यह दबाव बनाया है कि वह उन संदिग्ध बांग्लादेशी और म्यांमार के निवासियों की पहचान कर जो खुद को भारतीय नागरिक बता रहे हैं 30 दिनों के भीतर उनके दस्तावेजों की जांच कर उन्हें देश से वापस भेजने यानी पुशबैक की कार्रवाई करे। आईपीएफटी ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य विदेशियों की पहचान कर उन्हें उनके देश भेजने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যে নোটিফিকেশন অনুসারে যে 30 দিনের মধ্যে রোহিঙ্গা, বাংলাদেশি, বিদেশি যারা এখানে বিনা ডকুমেন্টসে যারা রয়েছে তাদেরকে চেক করে পুশব্যাক করার জন্য যে বলা হয়েছিল। তো আমরা এই প্রেস মিটের মাধ্যমে প্রেস কনফারেন্সের মধ্য দিয়ে মাননীয় অমিত শাহজি, অনারেবল মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে আমরা অনুরোধ জানাই যে ভারত সরকারের যে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের গাইডলাইন অনুসারে বিভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আমাদের রাজ্যেও তা অতি সত্বর এই নির্দেশ পালিত হোক আমরা রাজ্য সরকারের কাছেও অনুরোধ রাখছি।
हालांकि आईपीएफटी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस मुद्दे पर कानून अपने हाथ में न ले और कोई भी गैर कानूनी कदम न उठाए। কর্মীদের প্রতি আমাদের সেন্ট্রাল টিম পক্ষ থেকে অনুরোধ থাকবে যে কারোর অথবা কোনো দলের প্ররোচনায় পা না দিয়ে আইনকে নিজের হাতে যাতে তুলে না নেই, আমাদের পার্টির আইপিএফটি কর্মীদেরকে আমরা তা সতর্ক করা হয়েছে। কারণ ভারত সরকার এ নিয়ে দেশের রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে, কোনো দল বিশেষকে নির্দেশ দেয়নি। কাজেই রাজ্য সরকারে এই বিষয়ে দায়িত্ব নেবেন। ভারত সরকারের নির্দেশ রাজ্য সরকার পালন করতে দায়বদ্ধ। ভারত সরকারের নির্দেশ রাজ্য সরকার পালন করছে কিনা তা নিয়ে ভারত সরকার যাচাই করবে। আইপিএফটি পার্টি সর্বক্ষণ এই বিষয়ে ফলো আপ অথবা নজর রেখে চলেছে। নির্ধারিত সেই 30 দিন অতিক্রান্ত হবার পর রাজ্য সরকারের পদক্ষেপের উপর আমরা পুনরায় রিভিউ করে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ঘোষণা করা হবে। इस पूरे विषय पर गहन चर्चा और निर्णय लेने के बाद आईपीएफटी ने 15 जून को 65 सदस्यों वाली पूर्ण समिति की बैठक बुलाई है। गौरतलब है कि 24 मई को भारत के गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्य को निर्देश दिया था कि वे 30 दिनों के भीतर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करें। इस दिशा में दिल्ली ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष अधिकार भी प्रदान किए हैं। यह अधिकार बीएसएफ और असम राइफल्स को भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सिर्फ मामूली बारिश में ही ढह गई उदयपुर रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल। इस घटना के बाद निर्माण कार्य में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप उठने लगे हैं। त्रिपुरा के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन धर्मनगर, कुमारघाट और उदयपुर को साल 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल किया गया था। इस परियोजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, जिसमें कुल अनुमानित खर्च लगभग 24,470 करोड़ रुपये तय किया गया था। अब इसी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उदयपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और निर्माण कार्य शुरू हुआ है। वर्तमान में स्टेशन की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अचानक निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही उदयपुर रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा ढह गया। स्वाभाविक तौर पर इस घटना के बाद निर्माण कार्य में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। রেল স্টেশনের পাশে যেটা ভেঙে যেতে পারে এমন কোনো জলের গতিবেগ তৈরি হয়নি। এটা মানে অনেকটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে গেছে। আসলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যেটা দরকার পাইলিং করে আরসিসি ওয়াল নির্মাণ করা আরসিসির মাধ্যমে, সেই ধরনের কোনো কিছু কিন্তু জনগণ খুঁজে পাচ্ছে না। জনগণ দেখতে পাচ্ছে না যে এই ধরনের কোনো কাজ হচ্ছে। আসলে একটা দুর্নীতি গন্ধ এখানে দেখা দিয়েছে এবং দুর্নীতির বাসা হয়েছে। আমরা দেখছি যে এই ধরনের বড় বড় কাজগুলিতেই ব্যাপক দুর্নীতির ঘটনা ঘটছে। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 34 करोड़ रुपए की लागत से उदयपुर रेलवे स्टेशन के ढांचे के विकास का कार्य करीब 1 महीने पहले शुरू हुआ। इस समय बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हर दिन देश विदेश से हजारों श्रद्धालु माताबाड़ी मंदिर आते हैं। ऐसे में यात्रियों की आवाजाही के लिए उदयपुर रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस परिस्थिति में स्टेशन की यह खराब निर्माण गुणवत्ता अब स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है और संबंधित लोगों के बीच चिंता का विषय बन गई है। 2023 के अगस्त महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारत के 508 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने की घोषणा की थी, तब से उदयपुर माताबाड़ी रेलवे स्टेशन को लेकर राज्यवासियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई थी। लेकिन अब निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और खराब गुणवत्ता को लेकर आम जनता में तीव्र आक्रोश देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आगामी 9 जुलाई को देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ट्रेड यूनियंस ने कुल 17 सूत्रीय मांगों को लेकर इस हड़ताल की घोषणा की है।
त्रिपुरा राज्य कमेटी की ओर से CPIML ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि उन्होंने इस हड़ताल को समर्थन देने का फैसला किया है। इन 17 मांगों में से एक प्रमुख मांग है बिजली के प्राइवेटाइजेशन को रोकना। CPIML का आरोप है कि बिजली के प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से लूट की व्यवस्था कायम की जा रही है। ব্যবস্থাটাকেই বেসরকারীকরণ করে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, এবং এই বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে আগামী 9 জুলাই সারা দেশে বন্ধ হবে। 10টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় ফেডারেশন, সমস্ত গণসংগঠন তারা আগামী 9 জুলাই তারা সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট ডেকেছে। এই ধর্মঘটের 17টা দাবির মধ্যে একটা মূল দাবি হচ্ছে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ বন্টনের বেসরকারীকরণ বন্ধ করা। আজকে আমার রাজ্যে বিজেপি কর্পোরেটদের ডেকে এনে পুরো বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থাটাকেই আজকে বেসরকারীকরণ করে দিচ্ছে। আপনি দেখুন, আদানি ঢুকেছে, এখন কি হচ্ছে, স্মার্ট মিটার দেওয়া হয়েছে। যে বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসছে সেখানে তার বিদ্যুতের বিল 3 গুণ 4 গুণ 10 গুণ বেড়ে গেছে। 600-700 টাকা বিল আসতো, এখন 4000, 5000, 7000 টাকা বিল আসছে। দপ্তরে গেলে বলছে কিচ্ছু করার নেই, বিল দিন, না হলে কেটে দিন, লাইন কেটে দিন, আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না। তো এইটা হচ্ছে লুটের রাজত্ব বিদ্যুতের। पिछले अगस्त महीने में आई बाढ़ के कारण जोलाईबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कई हिस्सों में नेशनल हाईवे टूटकर बर्बाद हो गया है। कई महीने बीतने के बाद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत और दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इसी को देखते हुए मंत्री शुक्लाचरण नवातिया ने रविवार को दक्षिण जिले के डीएम के साथ शाचीरामबाड़ी और आसपास के क्षतिग्रस्त नेशनल हाईवे का दौरा किया। उन्होंने नेशनल हाईवे की मरम्मत और जोलाईबाड़ी क्षेत्र के समग्र विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही। ধনঞ্জয় পার্কের জাস্ট 200 মিটার আগে যে ন্যাশনাল হাইওয়ে গত বর্ষার সময়ে, ফ্লাডের সময়ে ল্যান্ডস্লাইড হয়ে প্রায় 2টা স্পটে খুব রিস্ক একটা পজিশনে আছে। এখন সেই জায়গাতে আমরা স্পটে ভিজিটে গেছি আমাদের ডিএম সাহেবকে নিয়ে, এবং আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে এই রাস্তাটাকে কীভাবে আমরা পজিশন ফিরিয়ে আনা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা স্পট ভিজিট করেছি। তারপরে আমাদের ARDD অফিস একটা আমাদের বিল্ডিংয়ের কাজ মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু ইনোগ্রেশন পেন্ডিং রয়েছে এবং শুধু রাস্তার জন্য একটা সমস্যার কারণে আমরা ইনোগ্রেশন করতে পারিনি। তাই আগামী দিনে সেটা আমরা রোডের কানেক্টিভিটি সেটাকে কমপ্লিট করে আমরা ইনোগ্রেশন করার একটা স্পট ভিজিটে আমরা এসেছি। থ্যাংক ইউ স্যার। राज्य सरकार की इमेज को बिगाड़ रहा है TRBT। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसा ही आरोप लगाया टेट कैंडिडेट्स ने। टेट परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में हो रही गलतियां राज्य सरकार की इमेज को TRBT खराब कर रहा है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के परीक्षार्थियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि त्रिपुरा टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड TRBT की लापरवाही राज्य सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचा रही है। উনি স্বীকার করেছেন, আপনারাও দেখেছেন বিগত বছর উনি বলেছেন। আচ্ছা, যদি স্বচ্ছতার মাধ্যমে হতো তাহলে 19 সালে কেন গ্রেস দিয়েছিল, 21 সালে কেন দিয়েছিল, 22-এ কেন দিয়েছিল? এটা কি এইভাবে কি গ্রেস দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে? আপনারাই বলুন, কোয়ালিটিফুল শিক্ষক কি পাবে এইভাবে? গ্রেজওয়ালা টিচার যদি পড়ায় তো গ্রেজই দেবে না। থার্ড ডিভিশন টিচার যদি পড়ে থার্ড ডিভিশনই পাবে, ফার্স্ট ডিভিশন পাবে না। ওনার প্রত্যেকটা কথা এরকম। আবার আরেকটা জিনিস বলছেন, যতবার গিয়েছি আমরা ততবার উনি বলেছেন আমরা একদম ফাইনাল রেজাল্ট পর্যন্ত আমরা করতে পারবো, এরপরে আপনারা ইচ্ছা করলে কোর্টে যেতে পারেন। কোর্টে কেন যাব? টেন্টেটিভ রেজাল্টের নিচে কার সিগনেচার দেওয়া আছে? কন্ট্রোলার, ঠিক আছে, ভেরিফাই না করে কি দিয়েছে? আর আমি পরীক্ষা নিয়েছি TRBT, আমি কেন কোর্টে যাব? আমি কেন বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে যাব? কেন যাব? TRBTর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে যেটা সরকার পারে না সেটা দায়িত্ব দিয়েছে TRBTর উপর। TRBT যদি এখানে ভুল করে তাহলে এখানে কি করছেন উনি বর্তমান সরকারকে কলঙ্কিত করছেন, আর কিছু না। टेट कैंडिडेट्स ने यह भी कहा कि क्वेश्चन पेपर में बार बार गलतियां हो रही है और हर बार ग्रेस मार्क्स देकर मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इससे योग्य छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है।
ফেল করা ছাত্রছাত্রী যদি হতো তো সে তো নিজেই জানছে যে সে ফেল করেছে। তো ফেল করা ছাত্রছাত্রীর মধ্যে যে একটা পরীক্ষার্থীর সেটা আশ্বাস থাকে না যে আমি ফেল করেছি, এটা কোনো গ্রেস মার্ক দিন বা আমি বলেছি আমাকে পাশ করিয়ে দিন, আমি নেক্সট ক্লাসে ভালো করবো, সেটার কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু এখানে যারাই মানে যেটাই চাইছে, মানে টিআরবিটির কাছে বা চেয়ারম্যান স্যারের কাছে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যেটাই দাবি রেখেছেন বা যেটাই জানাতে চাইছে আমাদের ছাত্র মহল বা পরীক্ষার্থীর মহল থেকে যে বার্তাটা আমরা রাখতে চাইছি, সেটা এটাই বলতে চাইছি যে আমরা ফেল করা ছাত্রছাত্রী না, যে আমরা এখানে আমাদের বার্তাটা আপনাদের কাছে পৌঁছাতে চাইছি। আমরা যতটুকু প্রাপ্ত নাম্বার, ন্যায্য নাম্বার, টেন্টেটিভে ভুল দেওয়া হয়েছে সেই ভুলগুলোর আনসার আমরা পাই, মানে নাম্বারগুলো আমরা পাই। প্রশ্নপত্র ভুল করা হয়েছে, আউট অফ সিলেবাস করা হয়েছে, সেইগুলো নাম্বার যদি আমরা করতাম, আনসার করতাম, ন্যায্য নাম্বার আমরা পেতাম। টেন্টেটিভে ভুল ছিল, সেই ন্যায্য নাম্বারগুলো আমরা পাইনি। সেই ন্যায্য নাম্বারগুলোর জন্য, যে স্টুডেন্টদের প্রাপ্ত নাম্বারগুলোর জন্যই স্টুডেন্টরা আজকে এই বার্তাটা আপনাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য এই আয়োজনটা করছে। कुछ वर्गों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि परीक्षा में असफल छात्र अंक प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस पर टेट अभ्यर्थियों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि वे केवल अपने न्यायोचित अंकों की मांग कर रहे हैं, किसी प्रकार की कृपा या दया नहीं चाहते। टेट 1 और टेट 2 की हालिया परीक्षा में कुछ प्रश्न सिलेबस के बाहर थे, साथ ही कई सवालों में स्पेलिंग में भी गलतियां थी, जिससे परीक्षार्थी भ्रमित हुए। इसको लेकर टीआरबीटी की भूमिका पर कई स्तरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, टीआरबीटी चेयरमैन को लगभग हर दिन डेपुटेशन दिया जा रहा है ताकि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए। हर बार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की बात की जाती है, लेकिन टीआरबीटी हर बार विवादों में घिर जाता है। ऐसे में यह बोर्ड एक बार फिर विवाद के केंद्र में आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परीक्षार्थियों ने यह भी कहा कि पाठ्यक्रम से बाहर के विषयों की तैयारियों के लिए पूर्व सूचना भी नहीं दी गई थी, इसलिए उन्होंने टीआरबीटी चेयरमैन से आग्रह किया है कि इस विषय को गंभीरता से देखा जाए और उचित समाधान निकाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राजधानी के विमेंस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मंजूरी केंद्रीय सरकार ने दे दी है। इस संदर्भ में टीआईटी अगरतला को तकनीकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। त्रिपुरा सरकार ने अगरतला के विमेंस कॉलेज को महिला विश्वविद्यालय में उन्नत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के इस फैसले को केंद्र सरकार ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही राज्य में एक और इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। नरसिंहगढ़ स्थित टीआईटी अगरतला को अपग्रेड कर एक तकनीकी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इस दिशा में टेक्निकल निर्णय लेकर केंद्र सरकार ने टीआईटी अगरतला को आधार मानकर विश्वविद्यालय स्थापना की अनुमति दी है। अर्थात अब राज्य में 2 और नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय इन दोनों विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। राज्य में त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय और एमबीबी विश्वविद्यालय के बाद अब एक महिला विश्वविद्यालय और एक तकनीकी विश्वविद्यालय की शुरुआत होगी। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार इन 2 नए सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवा रही है। इसी के अनुरूप अब दोनों कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश अनुसार इन दोनों विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से मास्टर डिग्री कोर्स की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। दोनों विश्वविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर की नियुक्ति का निर्णय राज्य सरकार ने ले लिया है। इन नए विश्वविद्यालयों की शुरुआत से एक और राज्य के नेट, स्लेट और पीएचडी पास करने वाले बेरोजगारों को सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिलने का अवसर मिलेगा। दूसरी ओर जो शिक्षक वर्षों से डिग्री कॉलेजेस और तकनीकी संस्थानों में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, उन्हें प्रोफेसर के पद तक पद उन्नति का मौका मिलेगा। साथ ही राज्य के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिक अवसर मिलेगा। क्योंकि ये दोनों सरकारी विश्वविद्यालय होंगे, इसलिए कोर्स फीस भी काफी कम होगी। इतना ही नहीं, इन दोनों विश्वविद्यालय को केंद्र में रखकर हॉस्टल निर्माण का भी निर्णय लिया गया है। गांव, पहाड़, जिले और अनुमंडलों के छात्र छात्राओं को हॉस्टल की सुविधा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर मिलेगा।
राज्य के पहले महिला विश्वविद्यालय में पहले चरण में कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय में मास्टर डिग्री कोर्स शुरू होगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से बीबीए, बीसीए, एलएलबी, एलएलएम, इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री, एमबीए, एमसीए, टूरिज्म स्टडी, लाइब्रेरी साइंस जैसे कोर्सेज की भी पढ़ाई शुरू की जाएगी। यहां तक कि दोनों नए विश्वविद्यालयों में पीएचडी कोर्स भी चालू किए जाएंगे। इसी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य में 2 सरकारी शिक्षण संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी मोड में अपग्रेड किया गया है। इस निर्णय के तहत राजधानी के कुंजबन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में इंग्लिश विषय में स्नातक स्तर पर मेजर कोर्स शुरू किया गया है। वहीं कुमारघाट के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में मेजर विषय के रूप में एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस में स्नातक डिग्री कोर्स की शुरुआत हुई है। यहां तक कि शाबरूम इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल को माइकल मधुसूदन दत्त कॉलेज के विज्ञान विभाग के रूप में उपयोग करने का निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य सरकार ने एक साथ 108 अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की है। यह फेरबदल आईपीएस और टीपीएस स्तर के अधिकारियों के बीच किया गया है। त्रिपुरा के नए पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ के कार्यभार संभालने के 22 दिनों के भीतर त्रिपुरा पुलिस के विभिन्न विभागों में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत आईपीएस, टीपीएस, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के कुल 108 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला और पद उन्नति की गई है। 17 मई को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पूर्व महानिदेशक अनुराग धनखड़ को त्रिपुरा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया था, जिन्होंने अमिताभ रंजन का स्थान लिया। इसके बाद उन्होंने राज्य के अधिकांश जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। अब प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों के स्तर पर एक बड़े पैमाने पर फेरबदल का आदेश जारी किया गया है, जिसे हाल के समय का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जारी अधिसूचना के अनुसार 3री, 6ठी, 8वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं टीएसआर बटालियनों की निगरानी के लिए वर्तमान डीआईजी आईपीएस रतिरंजन देवनाथ को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उत्तर त्रिपुरा जिले के सहायक पुलिस अधीक्षक, जो वर्तमान में पश्चिम त्रिपुरा से संबद्ध है, देसाई ऋषिकेश जयसिंह को तबादला कर गोमती जिले का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। टीएसआर बटालियन के कुछ एसपी, कमांडेंट, कुछ अतिरिक्त एसपी और सहायक कमांडेंट सहित कुल 35 टीसीएस ग्रेड 1 अधिकारियों का तबादला किया गया है। साथ ही कुछ डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों को अतिरिक्त एसपी के पद पर पदोन्नत किया गया है। सूची में 71 टीपीएस ग्रेड 2 अधिकारियों के नाम भी शामिल है, जिन्हें विभिन्न जिलों, टीएसआर बटालियन और त्रिपुरा पुलिस की अन्य इकाइयों में स्थानांतरित किया गया है। पुलिस महानिदेशक के बदले जाने के तुरंत बाद राज्य पुलिस में यह व्यापक फेरबदल प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ विशेष रूप से नशा मुक्त त्रिपुरा के निर्माण के लिए राज्य पुलिस और खुफिया विभाग को और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश संबंधित विभाग और राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही दिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। पिछले 5 जून को राजधानी अगरतला शहर के समीप गोलचक्कर इलाके के एक घर से पश्चिम थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में बनारसी साड़ी जब्त की थी। इसी घटना की कड़ी में संदेह के आधार पर कुछ अवैध तस्करों ने संप्रीत दास नामक एक युवक को बुलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। इस गंभीर मामले को लेकर रविवार को पूर्व अगरतला थाने में पीड़ित युवक के परिवार और स्थानीय लोगों ने मिलकर मामला दर्ज करवाया। साथ ही पीड़ित परिवार ने आरोपी तस्करों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। অবৈধভাবে তারা যে একটা দর্শন করছে, প্রাণে মারণের হুমকি দিছে, মাইরে লইছে, যে কূপ দিছে, পিস্তল ধরছে। হ্যাঁ, সবটির আমরা বিচার চাই। হ্যাঁ, সুষ্ঠু বিচার চাই। তারা যে কাম করছে এরা যদি উঠোয়ানে এরা যদি নাই তো আমার এই বাতিজি জামাই যদি নাই তো আমার বেআইন নাই তো এরা মাইরে লইল। হ্যাঁ, দাউদা কুবাইছে, পিস্তল ধরে রাখছে, ওই আমাদের ঘুষ মারছে, গলার মাঝে টিপদা ধরছে, শ্বাস করলি তো ওই খবর দিয়া গেছি আমরা থানার ভিতরে কোন কোন জায়গা থেকে করছে যে আমি সুষ্ঠু বিচার চাই বাবা। পুলিশের দ্বারা আমরা আকুতিভাবে বিনতি করে কয়ে গেছি যাতে সুষ্ঠু বিচার পাই। পুলিশ কি
भाजपा के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए गठित एक शाखा है भारतीय जनता आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर सेल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अधिकारों, समस्याओं और उनके अच्छे कार्यों की मान्यता व सम्मान दिलाने के लिए यह संगठन कार्य करता है, जिसे भारतीय जनता मजदूर सेल द्वारा अनुमोदित किया गया है। रविवार को एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक के माध्यम से भारतीय जनता आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर सेल की मनुघाट शाखा की 31 सदस्यों की पूर्ण कमेटी का गठन किया गया। इस बैठक में बीजेएमसी के राज्य अध्यक्ष रंजीत गोप, सह उपाध्यक्ष रोहित भट्टाचार्य और महासचिव अंजन चक्रवर्ती उपस्थित थे। बातचीत के दौरान बीजेएमसी के अध्यक्ष रंजीत गोप ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की समस्याओं और मांगों को लेकर भाजपा सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।